नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी 91। और अभी तक हम लोग सीख रहे थे वोकैबुलरी को करना, वो भी किससे। पहले हमने सीखा रूट वर्ड से, और उसके बाद सीखा हमने प्रीफिक्स सफिक्स, और उसके बाद सीखा हमने निमोनिक टेक्निक से, इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू। और क्या होती है निमोनिक टेक्निक, मैंने आपको बता रखा है कि किसी तरीके से हम अपने दिमाग को समझाते हैं अलग अलग तरीकों से। कुछ हम लोग कह सकते हैं स्टोरी बनाते हैं, या कुछ इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, उसके थ्रू हम लोग चीज़ों को याद रखते हैं। यही कहलाती है निमोनिक टेक्निक। तो इसी सीरीज में यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों ईडियम्स। आज हम लोग बात करेंगे ईडियम्स। इतने ज्यादा ईडियम्स होते हैं, याद नहीं हो पाते हैं। ऐसा कोई तरीका है कि सर एक बार याद करें और हमेशा के लिए दिमाग में कैद हो जाए, दोबारा उसको रटने की जरूरत ना पड़े? तो बिल्कुल तरीका है। आइए सीखते हैं हम लोग ईडियम्स निमोनिक टेक्निक से। और कुछ हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ईडियम्स ले रखे हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं और हमेशा आते ही आते हैं। तो चलते हैं अपने पहले ईडियम की तरफ। और ईडियम का मतलब अगर जाने तो ईडियम का मतलब होता है दोस्तों मुहावरा। और मुहावरा ये जो होता है ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, बैंक एग्ज़ाम में भी आता है, एसएससी में भी हर एक लेवल पे पूछा जाता है। और भी कई सारे एग्जाम्स हैं जिसमें अगर इंग्लिश आता है और उसमें वोकैबुलरी आता है, एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, तो उसमें ये ज़रूर आपको मिलेगा। और इसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड भी काफ़ी बार क्या होता है ना, चीज़ें लिखी होती हैं और इडियोमेटिक फ्रेज में लिखी होती है, हम समझ नहीं पाते। और कई लोग ईडियम्स में इतना ज़्यादा डेक्स्ट्रस हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं कि वो अपने स्पोकन में ईडियम यूज़ कर ले जाते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि अगला कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कम टू द मेन पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, तो हम समझते रह जाए कहना क्या चाहता है। अगर आपको ईडियम्स की नॉलेज है तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहला। जैसे कि आप ईडियम देख सकते हो, पहला मुहावरा देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब अगर ये एग्जाम में आ जाए और पूछा जाए चार ऑप्शन देकर कि इसका मीनिंग क्या होगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ईडियम सेंटेंस में लिखा होता है, इसका कोई सेंटेंस होगा, किसी सेंटेंस में ये वर्ड दिया होगा या ईडियम दिया होगा, फिर उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग पूछता है। और कभी कभी इसमें सेंटेंस नहीं आता, डायरेक्टली पूछता है कि ये ईडियम दे दिया, अब इसका मीनिंग चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पहला लेक्चर है ईडियम का, उसमें हम लोग मीनिंग इसकी समझेंगे और कैसे अपने दिमाग में रखें, ये भी चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। और बाद में इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जैसा कि एग्जाम में आता है। तो पहला क्या है? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब होता क्या है दोस्तों, जो ईडियम में हिंदी में होता है, जरूरी नहीं कि उसका वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कर दे। तो जैसे मैंने कहा कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो उसमें ना तो भाई नाच होगा, ना आंगन होगा, ना टेढ़ा होगा, हो सकता है कुछ और चीज़ होगी। जैसे मैंने कहा कि आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब ना तो इसमें चिड़िया होगी और ना इसमें खेत होगा, कुछ और ही चीज़ आ जाती है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। ए पर्सन इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शंस टू हिज पेरेंट्स। ओल्ड को आप यहां पर दिमाग को समझा सकते हो कि ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, चिप ऑफ का मतलब क्या हुआ। कोई भी चीज जैसे आप देखें कि कारपेंट्री में या कोई ब्लॉक को जब घिसा जाता है तो उसमें से चिप निकलती है, या उसमें से कुछ उसका टुकड़ा निकलता है। तो ओल्ड ब्लॉक का चिप ऑफ निकल के आया। ओ डबल ऑफ का मतलब क्या है? निकल के, सेपरेट करना। तो उस चीज से बना एक चिप, यानी कि उसी की तरह बिहेवियर रखने वाला, उसी की तरह नेचर रखने वाला जो कि ओल्ड ब्लॉक था, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन है बिहेवियर में जो सिमिलर है, जैसे कि उसके माता पिता का बिहेवियर था, तो वो क्या कहलाएगा? जैसे हम कहते हैं कि एज फादर एज, या लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। इन द सेम मैनर चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का भी मतलब वही है कि जैसा बिहेवियर पेरेंट्स का था वैसे ही बच्चे का है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा, सेम बिहेवियर रखना एज पेरेंट्स। अब अगर इसको, इस इडियम को अपने सेंटेंस में यूज करने की बात की जाए तो कैसे यूज करेंगे? लिखा हुआ है कि व्हेन ग्रैंड मदर सॉ हर ग्रैंडसन कलेक्टिंग कॉइन्स लाइक हर सन यूज्ड टू डू, जैसा उनके बेटा किया करता था, यानी कि दादी की बात हो रही है। शी न्यू, उसे पता चला, ही वॉज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कि वो सिमिलर बिहेवियर का था। क्लियर हो गया? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक आपको तैयार हो गया, याद हो गया होगा। मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया? निमोनिक टेक्निक से, विजुलाइज करने से, कि जो ओल्ड ब्लॉक होता है उसकी चिपिंग निकलती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, उसी को उसी का नेचर रखते हैं, इसलिए सिमिलर नेचर आ जाएगा, राइट। तो उम्मीद है कि पहला ईडियम आप सभी लोगों के समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले ईडियम की तरफ, अगले मुहावरे की तरफ, जो लिखा हुआ है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड का मतलब क्या है? गिरा हुआ, जो फैल जाए, है ना।
मान लो कोई मिल्क लेके जा रहा है और गलती से लड़खड़ा जाए और बर्तन गिर पड़े, सारा दूध फैल जाए नीचे, तो अब उस पर रोने लगे कोई, कह रही क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ होनी है वो तो हो ही जाएगी भाई। अब हम उस पर बहुत ज़्यादा पछतावा ना करें, जैसे कि लिखा है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि जो वही वाली कहावत हो गई कि आप पछताई का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या लिखा है, डोंट क्राई ओवर व्हाट हैज़ हैपेंड एज इट कैन नॉट बी फिक्स्ड, क्योंकि अब रोने से पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। ऐसी इस कंडीशन को बताने के लिए, ऐसी परिस्थिति को बनाने के लिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डो नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्लियर हो गया भाई। अब यहाँ पे सेंटेंस में जैसे इसने यूज किया, वॉल्टर फेल्ड हिज एग्जामिनेशन बट हिज डैड केम एंड जस्ट सेड वन थिंग, सन डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं, अब आप आगे देखिए, अपना फ्यूचर देखिए कैसे उसको अच्छा कर सकते हो, राइट। तो उम्मीद है दूसरा इडियम भी आप सभी लोगों के समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या है भाई, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइन। तो पहले तो हमें यह बताना पड़ेगा कि जब बादल छा जाते हैं तो क्या होता है, जब आसमान में बादल आ जाते हैं बहुत सारे तो क्या होता है, अंधकार फैल जाता है, यानी कि आशा की किरण जो होती है, सूरज की किरण जो होती है वो कहीं ना कहीं छिप जाती है, हमें कोई भी होप नजर नहीं आती है। तो हर एक क्लाउड के बीच में क्या होता है, जब आप देखें क्लाउड बहुत सारे बने होते हैं और बीच में जब बिजली चमकती है तो उसके आसपास क्या होता है, सिल्वर लाइनिंग बन के आती, सिल्वर लाइनिंग चारों तरफ बन के आती ना। इसका मतलब रोशनी उसमें अभी भी बाकी है। क्या हुआ कि सारा अंधकार में हो गया, सब कुछ, सारे बादल आ गए, लेकिन अभी भी उसमें सिल्वर लाइनिंग है, रोशनी नजर आ रही है, यानी कि होप की किरण नजर आ रही है। तो कहना ये चाहता है कि एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। अगर अभी तक आपके पास अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, आपका जो लक था वो खराब था, लेकिन आपको होपफुल रहना चाहिए, क्योंकि आगे आपका वक्त बदल सकता है, परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो सकती है, तो आपको कभी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैड थिंग्स वन डे, देखो बैड थिंग्स वन डे इवेंचुअली लीड टू गुड थिंग्स, यानी अगर आपकी किस्मत आज खराब है, अच्छी चीजें आपके साथ नहीं हो रही तो एक दिन जरूर आपकी किस्मत बदलेगी और चीजों को अच्छा होने में देर नहीं लगेगी। तो उस चीज को बताने के लिए क्या कहते हैं, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो जैसे ही आप ये वाला इडियम देखोगे तुरंत दिमाग में आएगा क्लाउड का मतलब क्या है, अंधकार छा जाना, उसमें एक सिल्वर लाइनिंग मुझे दिखाई दे रही है, आशा की किरण नजर आ रही है। तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा ये इडियम भी। और जैसा कि देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा है, see yesterday you were so morose as your phone was stolen, but look at you today, you got a promotion. Is it rightly said, it is rightly said that every cloud has a silver lining. वो कह रहा है कि आप पहले कितने परेशान थे जब आपका फोन जो था वो चोरी हो गया था, लेकिन आज देखिए कि आज आपको प्रमोशन मिल चुका है। तो किसी ने सच ही कहा है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी दिन जो है आपके एक ना एक दिन बदलेंगे, बुरे दिन जाएंगे, अच्छे दिन वापस आएंगे, राइट। नेक्स्ट चले आते हैं भाई, और यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट इडियम इज फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर क्या मतलब हुआ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें भी फेयर है, इसके मीनिंग भी फेयर है, यानी साफ सुथरा रहना, यानी कि बिल्कुल सही होना अपनी जगह। मैंने कहा ना कि इट शुड बी वेरी फेयर, यानी कि एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसमें नकल नहीं होनी चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे के लिए। शुड बी वेरी फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई हाइड करने की वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, टू टेल यू फेयर एंड स्क्वायर, यानी फ्रैंकली बताना, बिल्कुल उसमें कोई ऐसा नहीं कोई चीज आपसे छुपा रहे हैं, बीइंग डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली कोई चीज बताना जैसे एज इट इज है, एंड फेयर। तो टू टेल यू फेयर एंड स्क्वायर, आई डिड एवरीथिंग दैट आई वाज मीन टू डू बट आई स्टिल फील अनफुलफिल्ड, यानी कि मैं तुमको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ, फेयर तरीके से बता रहा हूँ कि जो कुछ मैंने किया है सब अपनी मर्जी से किया है, सब पूरा उसमें ध्यान लगाया, लेकिन आई एम नॉट स्टिल सेटिस्फाइड और अनफुलफिल्ड, यानी कि मैं अभी भी अपनी चीज से राजी नहीं हूँ, कहना चाहता है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि भाई कोई चीज फेयर है और स्क्वायर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, इसमें कोई भी छुपाने वाली चीज नहीं है। क्लियर, तो अब ये याद हो जाएगा, फेयर से समझ में आ जाएगा कोई चीज फेयर है या डायरेक्ट है। क्लियर, अब देखें फिफ्थ वन क्या है, हैविंग एन एस अप द स्लीव, बताएं। चले भाई, यहां पर मीनिंग लिखी हुई है, आप अपने से स्टोरी बनाइए कि इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं इसके मीनिंग से।
बताएं भाई। हैविंग एन एज अप द स्लीव, स्लीव का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर हम स्लीव की बात करें तो स्लीव का मतलब क्या होता है? ये जो आस्तीनें होती है आपकी, आस्तीन में छुपा के रखा आपने क्या? एज अप, यानी कि आप ऐसा मानो कि एक इक्का छुपा के रखा आपने। आस्तीन में छुपाने का मतलब क्या है कि हमारे हाथ में जो है वो हमारा प्रेजेंट है। आस्तीन में छुपाने का मतलब है कि इसका यूज आप बाद में करोगे, यानी कि कोई भी बेनिफिट वाली चीज है, फायदेमंद वाली चीज है जो आपको फायदा आगे पहुंचाएगी, वो आपने स्लीव में छुपा के रखा है। तो इसका मतलब क्या है? हैव एन एडवांटेज दैट इज करेंटली बीइंग विदहेल्ड फॉर फ्यूचर पर्पस, जो आपने फ्यूचर में यूज करने के लिए रखा है। जैसे मान लो कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत बुराई करता है, आपके बारे में आपको निकलवाने के लिए बहुत ज्यादा बॉस से शिकायत करता है, तो आप उसकी एक ऐसी कमी अपने पास सबूत के साथ रखिए कि जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे, जब ये मेरे पीछे पड़ेगा, हमें निकलवाने की कोशिश करेगा, तो हम बॉस को दिखा देंगे, देखिए इनकी बहुत बड़ी गलती ये भी है। तो आप बताइए मेरी गलती बड़ी है, इनकी गलती बड़ी? तो इस टाइप में हम लोग कह सकते हैं हैविंग एन एज अप द स्लीव, राइट? ब्रायन केप्ट क्वाइट एट द बोर्ड मीटिंग, है ना, देखो वो चुप रहा। Who knew he had an ace hidden up his sleeve the whole time, उसको पता था, वो चुप रहा कि मैं ये इक्का तब निकालूंगा जब रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ए ब्लैक शीप, आपने पढ़ा भी होगा ब्लैक शीप। एक मूवी आई थी उसमें कहता हु इज द ब्लैक शीप, जब वो चिट्टी रोबोट नहीं था, तो उसमें कहता है सारे एक जैसे रोबोट बन जाते हैं, तो कहता है कि कौन सा वाला रियल वाला रोबोट है, राइट? ए ब्लैक शीप, यानी कि अपने कुल का सबसे अलग व्यक्ति। होता क्या है, एक फैमिली में अगर बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों, बहुत अच्छे, कोई यहाँ जॉब कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन उसमें अचानक में एक संतान ऐसी निकल जाए कि जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी सही ना हो, या अगर आचरण में सही ना हो, सारे लोग बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर के हैं और सबसे बहुत अच्छा आचरण रखते हैं, व्यवहार उनका सबसे अच्छा है, और एक ऐसा निकल जाए जो सबके साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो क्या कहलाएगा? वो ब्लैक शीप कहलाएगा। यानी कि शीप का जो झुंड था उसमें एक ब्लैक शीप आ जाना, यानी कि कुल से बिल्कुल अलग हो जाना। तो बीइंग ए डिस्ग्रेस टू द फैमिली, यानी कि फैमिली के लिए डिस्ग्रेस लेकर आना, यानी डिसरिस्पेक्ट लेके आना, और वो कौन करेगा? जो कुल से बिल्कुल अलग हो। They do not talk about Olive anymore. Turns out he was the black sheep for the family and he married someone else while he was still married to his fiancée. पहले से वो मैरिड था, तब भी उसने मैरी कर दी। इसका मतलब अपने कुल को क्या कर दिया? बेइज्जती कर दी, असम्मान कर दिया उसका ना, इसलिए ए ब्लैक शिप। नेक्स्ट, लुकिंग टू योर लॉरेंस। लॉरेंस का मतलब होता है गिफ्ट्स, राइट? इनाम। तो लुकिंग टू योर लॉरेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास, जैसे मैंने बताया कि इसका मतलब होता है गिफ्ट, तो आपके पास जो भी गिफ्ट है, आपके पास जो भी ईश्वर ने दिया है, जो भी अचीवमेंट है, उसमें बस खो के ना रह जाएं, बल्कि और भी हम प्लानिंग करें कि आगे इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखिए क्या लिखा है? डू नॉट बी लॉस्ट इन योर अचीवमेंट्स एंड लूज साइट ऑफ व्हाट इज सपोज टू हैपन, यानी कि आप इतना ज्यादा किस चीज में खो जाएं कि आप ये भूल जाओ आपकी धरती से आप जुड़े हो, अर्थ से जुड़े हो, और आप बिल्कुल, आपका दिमाग खराब हो जाए कि हमारे पास तो बहुत अचीवमेंट है, हम दूसरों से बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस कहीं इससे ये चीज़ें आपके कहीं आपको इगोइस्ट ना बना दे, इसलिए ये क्या कहलाता है? लुकिंग टू योर लॉरेंस। लुक ऑन योर लॉरेंस बट डू नॉट रेस्ट ऑन देम। देखो अपनी अचीवमेंट के बारे में बताओ, लेकिन उन पर पूरी तरीके से आश्रित मत हो जाओ, राइट? तो ये भी इसका मीनिंग निकलता हुआ। अगला क्या है? बियर ए ग्रज। देखिए भाई, समझने की कोशिश करें इसका मीनिंग क्या है, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते नहीं है कि आपसी जब मतभेद होते हैं तो कहते हैं आपसी ग्रजेस मतलब क्या? दुश्मनी जो पहले से चली आ रही है, कोई पुरानी दुश्मनी है, अब उसको हम किसी एक प्रेजेंट सिचुएशन में लाके ऐसे देख रहे हैं कि क्योंकि इसने हमें उस दिन ऐसा बुरा भला कहा था, तो हम वो ग्रज अपने दिमाग में, ग्रज का मतलब क्या है? नफरत रखेंगे, राइट? शत्रुता रखेंगे। तो बियर ए ग्रज का मतलब शत्रुता को बियर करना या सहना,
तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जैसा कि यहाँ मीनिंग पे लिखा हो, तो कंटिन्यू टू फील एंग्री और अनफ्रेंडली, मतलब अनरूडी, अनफ्रेंडली हो गया, शत्रुता हो गया, टुवर्ड्स समवन और समथिंग बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर पास्ट इंसिडेंस, यानी कि पास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो शत्रुता हमारे बीच है, तो उसको कैरी ऑन करना क्या कहलाता है, बियर द ग्रज कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट इज बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। अब मीनिंग पढ़ने से, सेंटेंस समझने से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपको बता दो, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ होता है कि बहुत ही मुश्किल से कोई काम करना, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। आप देखें, दांतों में तो स्किन होती नहीं, दांतों में स्किन नहीं होती, लेकिन अगर हम उसकी स्किन का भी यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए। जब आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हो किसी मुश्किल काम करने में, तो क्या कहते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हो, तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। क्लियर? ना, डाउन फॉर द काउंट, डाउन फॉर द काउंट। आप ऐसा कहानी बनाओ, क्योंकि इसका मतलब होता है किस चीज को छोड़ देना, थक जाना करते करते वो काम, लेकिन क्योंकि सफलता नहीं मिल रही है तो आपने कहा कि अब हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सफल नहीं हो पा रहे। हम बैंक या एसएससी की तैयारी तो बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे इसलिए हम छोड़ देते हैं। उसको क्या बोलेंगे, डाउन फॉर द काउंट। आप ऐसे सोचे कि आपने सिक्कों को गिनना चालू किया, या स्टार्स बहुत संख्या में होते हैं, तो आपने स्टार्स को क्या करना चालू किया, काउंट करना चालू किया, लेकिन आप करते करते थक गए, यानी कि डाउन हो गए। डाउन का मतलब क्या, थक गए, लेट गए, या नी डाउन हो गए, तो इसका मतलब आप थक चुके हो स्टार को काउंट करते करते। डाउन फॉर द काउंट का मतलब क्या हुआ, गिविंग अप, छोड़ देना या थक जाना। जैसे कि यहां पर एग्जांपल लिखा है, माय पेट डॉग इज डाउन फॉर द काउंट आफ्टर प्लेइंग द होल डे विद द फ्रिस्बी। राइट? अगला है ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन का मतलब यही है कि मैंने कह दिया कि देखो बेटा, ये तुम्हारे लिए मैंने लाइन बना दी है, इसको क्रॉस करके मत जाना, ये तुम्हारी लिमिट मैंने तय कर दी। तो क्या है ड्रॉ द लाइन का मतलब, क्या, लिमिट तय कर देना किसी की। टू स्टॉप बिफोर ए पॉइंट वेयर समथिंग ओके गेट्स नॉट ओके, यानी कि इस लाइन से बाहर जाओगे तो हो सकता है आपके लिए कोई दिक्कत आ जाए, तो लिमिटेशंस में रहो, उसके लिए क्या बोलते हैं, ड्रॉ द लाइन। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा हुआ है, हे बडी दैट्स इनफ, ड्रॉ द लाइन बिफोर समवन कम्स एंड बीट्स यू टू ए पल्प। राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक टांग तोड़ दो, ब्रेक अ लेग, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल अलग होता है, एक पॉजिटिव मीनिंग है इसका। किसी को अगर आपको बेस्ट ऑफ लक कहना है, या डू वेल कहना है, या ऑल द बेस्ट कहना है, अच्छी कामनाएं देनी, शुभकामनाएं देनी है किसी को, कि किसी का मान लो परफॉर्मेंस है, तो अगर आपको कहना हो कि बहुत अच्छा करो जाके और बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट, तो उसके बाद हम लोग उसी चीज़ को क्या बोल सकते हैं दूसरे तरीके से, ब्रेक अ लेग। गो ब्रेक अ लेग मतलब क्या हुआ, हम किसी को नहीं कि बहुत ज़्यादा अगर हम लोग आक्रामक हैं किस चीज़ में, जैसे मान लो बहुत आक्रामक खिलाड़ी होते हैं, तो कहते नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है उसको मतलब ऐसा उसको झाड़ो, मतलब ऐसे छक्के लगाओ, चौके लगाओ कि बस उसकी हालत ख़राब हो जाए, उसको इतना मारो इतना मारो, यानी कि कहने का मतलब क्या, हम ऑल द बेस्ट अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं। ब्रेक अ लेग का मतलब यही हुआ कि इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओ, इतना अच्छा काम करो, यानी कि स्टेज पूरा स्टील कर लो कि आपसे बढ़कर किसी का अच्छा परफॉर्मेंस हो ही ना पाए, तो उसके लिए क्या है, ब्रेक अ लेग। गो ब्रेक अ लेग, हैव अ गुड, वेरी गुड परफॉर्मेंस। टांग तोड़ दो। राइट? टांग तोड़ने का मतलब यहाँ पर क्या अर्थ है, अपनी नहीं दूसरे की, यानी दूसरे के टांग तोड़ने का यहाँ पर क्या मतलब है, दूसरे से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देना। देखिए, saying good luck to someone, hey Barry, it's time for you to get on the stage and present your speech, break a leg। Right? all the best कह रहा है। Now the next is up a creek without a paddle। up a creek without a paddle, पहले इसका मतलब समझें, सेंटेंस एग्जांपल देखें, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास बताने के लिए इसको।
तो कुछ मीनिंग से इसके रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? आप ए क्रीक विदाउट ए पैडल, पैडल का मतलब देखो साइकिल में पैडल लगा होता है, पैडल का मतलब एक और चीज़ होती है। जैसे नाव आगे बढ़ती है तो आप देखेंगे दो लंबी लंबे डंडे होते हैं, उससे नाव आगे बढ़ाई जाती है ना, तो उसको पैडल बोलते हैं। क्रीक का मतलब क्या है? आप क्रीक का मतलब क्या है? कोई कह सकते हैं पानी से भरी हुई कोई संकरी जगह, पानी से भरी, जैसे आप देखें झील में या नदी में लोग नाव का यूज़ करते हैं, पैडल का यूज़ करते हैं, पैडल चलते चक्कू चलाते हैं नाव का ना ऐसे, तो उसको बोलते हैं आप ए क्रीक विदाउट ए पैडल, यानी कि हम बीच मझधार में फंस गए हैं, यानी कि नदी के बीचों बीच आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास वो चलाने वाला चक्कू हमारे पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फंस चुके हैं, या ऐसी सिचुएशन जहां पर हमारा लक साथ नहीं दे रहा। तो क्या लिखा है? इन एन अनलकी सिचुएशन, किसी अनलकी सिचुएशन में फंस जाना। क्लियर? तो यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस भी लिखा हुआ है, डैन ट्राइड टू डाइन एंड डैश यस्टरडे एट चाइनीज प्लेस बट ही वाज स्टॉप्ड बाय द वेटर्स, गेस ही वाज अप ए क्रीक विदाउट ए पैडल यस्टरडे। क्लियर? नेक्स्ट 14th, गिव इट ए वर्ड, बताएं। आप अपनी स्टोरी बताओ कि आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो। कुछ क्लियर हो रहा है? यहाँ मीनिंग तो समझ में आ रहा है। टू गिव समथिंग ए ट्राई, किस चीज़ को कोशिश करना, ट्राई करना, इनिशिएट करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना गिव इट ए ट्राई, गिव इट ए ट्राई, इन द सेम मैनर यही लिखा है गिव इट ए वर्ड। वर्ड का मतलब होता है भंवर, कोई चीज़ या चक्कर, यानी कि अगर हम गिव इट ए वर्ड कह रहे हैं यानी कि हम किस चीज़ को शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा आंधी तूफान की शुरुआत किससे होती है? एक भंवर उठता है ऐसे ऐसे करके ना, उससे शुरुआत होती है, तो समझ में आता है कि तूफान आने वाला है। तो गिव इट ट्राई या गिव इट वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? किस चीज़ की शुरुआत करना, गिव इट ट्राई, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई एम एब्सोल्युटली टेरिफाइड ऑफ स्काई डाइविंग बट आई थिंक वंस इन माई लाइफ आई विल गिव इट ए वर्ल्ड। मतलब क्या हुआ? ट्राई जरूर करूंगा। स्काई डाइविंग का मतलब क्या होता है? ऊपर से जाके कूद जाना पैराशूट लेके। नेक्स्ट, अगला क्या है? फिश आउट ऑफ वाटर, to be out of your comfort zone. Can you relate the meaning of the given idiom so that you can understand the whole story and you memorize all these things? And make sure you do not forget all these things. कह रहा है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना, टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब यह है कि अगर हमको यहाँ पर पड़े रहना अच्छा लगता है तो हम यहीं पर रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि नो रिस्क नो गेन। जैसे कि फिश आउट ऑफ वाटर, अगर वाटर में से बच्चों फिश को बाहर निकाल दिया जाए, फिश यहाँ पर वाटर में कंफर्टेबल जोन में रहेगी, कंफर्ट रहेगी बहुत ज्यादा, राइट। लेकिन उसको बाहर निकाल दिया जाए तो वो डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, कंफर्ट उसके लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए इससे मीनिंग को इसके रिलेट कर दिया कि टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एग्जांपल सेंटेंस में लिखा हुआ, टॉम फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन हिज फ्रेंड टुक हिम टू द स्टेज। जब उसका दोस्त उसको स्टेज पर ले गया तो उसे ऐसा लगा कि अब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं। नेक्स्ट इज इन द फास्ट लेन। फास्ट लेन आपने देखा होगा जब आप रोड पे चलते हो तो हमने कहा कि भैया इस लेन में चलो, इस लेन में चलो या इस लेन में चलो। तो आपने देखा होगा कि सबसे जैसे डिवाइडर लगा हुआ बीच में, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे फास्ट गाड़ियां चलती हैं, उनको निकलना होता है। अगर आपको साइकिल चला रहे हो तो आप बिल्कुल साइड में आ जाओ, यहाँ पे जाके साइकिल चलाओ। तो इन द फास्ट लेन का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड हो कि हमें जल्दी पहुंचना है। या कई लोग, ठीक है वो अलग बात हो गई, आपको जल्दी पहुंचना तो आप बहुत ज्यादा फास्ट लेन आपने पकड़ ली। लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना कि लड़कपन में चलाते हैं, अरे मजा आ रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है, पकड़ के बैठो सही से, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं? ए लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट। तो आपने देखा होगा अक्सर जो पेयर होते, कपल होते हैं, वो ऐसे घूम से निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है, दिखाई नहीं देता कौन कपल निकल गए, तो उनको शो ऑफ करना होता है। इसलिए तो इन द फास्ट लेन वो लोग ज़्यादा चलते हैं जिनको शो ऑफ करना होता है, एक्साइटमेंट
भरी जिंदगी होती है, लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, व्हेन क्रिस टर्न्ड 40 he decided to live his life in the fast lane and quit his job for his hobbies। यानी कि उसने अपनी हॉबीज को ज्यादा महत्व दिया, यहाँ पर जॉब छोड़ दी। इसका मतलब वो 40 का होकर भी एक यंग लाइफ जीना चाहता है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कोई बात नहीं, दिल तो हमेशा जवान ही रहता है। नेक्स्ट, गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना। मैंने कहा कि गो द एक्स्ट्रा माइल, कहा 1 मीटर या 1 किलोमीटर या 1 माइल और चल लो, यानी कि अब यहाँ पे आप थक चुके हो लेकिन एक और चल लो, एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब थोड़ा सा एफर्ट्स और कर लो। टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट ही वॉज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर द लव ऑफ हिज लाइफ। मियाँ, अरे मियाँ क्या बात है, यहाँ पर मियाँ का नाम आ गया, कोई बात नहीं। 18th, टू नॉट सी द वुड फॉर द ट्रीज। क्या मतलब हुआ कहने का? टू नॉट सी यानी कि दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? लकड़ी, वुड, किस लिए? पेड़ों के लिए। इसका मतलब इतने ज्यादा पेड़ लगे हैं, है ना, कि हमें यहां से जो लकड़ी उठानी थी वो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। पत्तियों में, पेड़ों में सब कुछ छुप गया। यानी कि टू बी सो इन्वॉल्व इन ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल मैटर का मतलब तुच्छ, मतलब छोटे मोटे मैटर्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि आप यू डू नॉट गेट द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कि आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता ही नहीं चलते। दुनिया भर में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज आपको नहीं पता चलती, क्योंकि आप तो किसी एक चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो। तो इन द सेम मैनर इस बात को अगर आपको कहना हो तो आप कैसे कह सकते हो? टू नॉट सी द वुड फॉर द ट्रीज, लकड़ी को ना देखना, ट्रीज के बदौलत, ट्रीज की वजह से लकड़ियों को ना देखना। लेकिन आप देखें कि अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तो आप देखें किसी जंगल में जाएंगे, अक्सर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लोग जाते हैं, तो लकड़ियाँ अगर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लकड़ी ऐसा मानो कि आपका ये फोकस है, टारगेट है लकड़ी, और यहाँ पे ट्रीज बहुत सारे लगे इसलिए आप लकड़ी को देख नहीं पा रहे हो, ऐसा मानो। क्लियर? नेक्स्ट, लूज योर मार्बल्स। मार्बल्स का मतलब तो क्या होता है? मार्बल जैसे नहीं होता, मार्बल जैसे आपने देखा होगा स्टोन लगे होते हैं मार्बल, और मार्बल को कंचों से कंपेयर करो। आपने देखा छोटे बच्चे कंचे खेलते हैं, ऐसे करें, कंचे खेलते हैं। अगर कोई बच्चा अपने कंचे खो दे तो उसकी कैसी हालत होगी? पागल पगला जाएगा, गरियाने लगे किसी न किसी को, रोने लगेगा। टू गो इनसेंट मतलब क्या? पागल, टू गो क्रेजी, पागल हो जाना बिल्कुल। तो अगर किसी बच्चे ने अपने कंचे खो दिए, मार्बल्स खो दिए, तो वो कैसा रिएक्ट करेगा? जैसे वो पागल हो। जैसे कि यहां पर इसका एग्जांपल भी लिखा है, Our mailman has lost his marbles. Every day he drops Mr. Smith's mail on our door. यानी पागल हो चुका है, यानी मिस्टर स्मिथ का जो मेल है ना वो हमारे दरवाजे पे जाके पहुंचा देता है, पागल हो चुका है ना। द नेक्स्ट इज क्राइंग वुल्फ। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बहुत बड़ा झूठा था, लायर, लॉयर नहीं, लायर। लायर का मतलब झूठा, लॉयर का मतलब क्या? वकील। तो एक लायर था, झूठ बोलने वाला, कहता था कि अरे भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। लोग जब गांव से निकल के आते थे अपने घरों से कहते थे कुछ नहीं है, कहते अरे बेवकूफ़ बना दे, बेवकूफ़ बना दिए, बेवकूफ़ बना दिए तुम लोग को। लेकिन एक दिन सही में आ गया भेड़िया, वो चिल्लाता रहा बेचारा, अरे भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, कोई बचाने उसको नहीं। अंततोगत्वा भेड़िया ने उसको खा लिया। तो क्राइंग वुल्फ, क्राइंग, रो रो के बुला रहा है वुल्फ को कि भैया भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, लेकिन कुछ आया ही नहीं, कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब झूठ बोल रहा है। टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डू नॉट नीड इट, जबरदस्ती किसी को परेशान करना, किसी से हेल्प मांगना जब वाकई आपको जरूरत नहीं है। आप इस कहानी से, भेड़ी वाली कहानी से इस इडियम को रिलेट कर सकते हो, अपने आप मीनिंग हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे यू हैव बीन क्राइंग वुल्फ सो मेनी टाइम्स दैट नो वन बिलीव्स यू नाउ। आप इतना ज्यादा क्राई कर चुके हो जब आपको हेल्प नहीं थी तब भी, तो अब आपकी कोई मदद नहीं करना चाहता। कितना कोई मदद करेगा? जैसे कि जब आपको जरूरत नहीं थी तो आपने सिर्फ दारू पीने के लिए किसी से 500 रुपये ले लिए, उसने दे दिया। फिर उसके बाद किसी 100 रुपये, 200 रुपये लिए। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपकी तबीयत खराब हुई, आपको डॉक्टर की दवा की जरूरत पड़ेगी, और तब आप जब किसी से उधार मांगोगे तो लोग यही समझे कि आप दारू पीने के लिए पैसा मांग रहे हो, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। Now the next is palm off. Palm off. palm का मतलब क्या? हथेली। अब देखिए यहाँ, pass off something as genuine when it is spurious. Spurious का मतलब क्या? फेक।
जब वो कोई चीज नकली हो, है ना, किसी चीज को ऐसे दिखाना कि जैसे वो बिल्कुल सही हो और वो निकले क्या, वो फेक निकले। जैसे आप देखें कई दुकानदार ऐसा करते हैं, कहते हैं कि अरे भैया ये डायमंड रिंग ले जाओ, बहुत ही असली है, प्योर गोल्ड का बना हुआ है, 24 कैरेट या 22 कैरेट का है, लेकिन वो इस तरीके से बताएगा या हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन वो फेक चीज़ को अच्छे दामों में बेच देगा। तो क्या कर रहा है, अपनी हथेली जाड़ रहा है, यानी कि अगर ऐसे ऐसे करे तो दाल में कुछ काला है, यानी कि कोई फेक चीज़ आपको पकड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो पाम ऑफ हो गया। राइट, क्लियर हो गया, याद हो गया। देखिए, दिस शॉपकीपर ऑलवेज पाम्स ऑफ ओल्ड स्टॉक टू द कस्टमर्स। नेक्स्ट इज हैज बिगर फिश टू ट्राई, टू फ्राई, ट्राई नहीं फ्राई। बड़ी मछली है, ये बड़ी मछली है, ये देखो सही बनी मछली, कोई बात नहीं, बड़ी मछली है फ्राई करने के लिए, यानी कि इससे बड़ा काम मेरे पास, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा समझो कि अब भाई जो लोग मछली खाते हैं तो उनको पता होगा कि जितनी ज़्यादा बड़ी मछली है उतना ज़्यादा अच्छा खाने को मिलेगा, उतना ज़्यादा हम लोग अपना पेट भर सकते हैं। जो लोग खाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, फिश लवर्स। तो अब यहाँ क्या लिखा है, हैज़ मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, यानी इससे बड़ा मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, इससे बड़ा काम है, इसलिए हम छोटी मछलियों पर ध्यान नहीं देंगे, हम बड़ी मछलियों पर ध्यान देंगे। राइट, कि एक ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आपके पास या ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास हो तो क्या बोलोगे, आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। नाउ नेक्स्ट इज लुक बिफोर यू लीप। लीप का मतलब क्या होता है बच्चे, छलांग मारना, छलांग। क्या कह रहा है कि देखो, लुक बिफोर यू लीप, छलांग मारने से पहले देखो। इसका मतलब यह है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले सोच लो। क्या लिखा है, कैलकुलेट द रिस्क बिफोर एडवांसिंग टूवर्ड्स ए पॉसिबिलिटी, यानी अगर आपके दिमाग में कुछ आया कि हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, उसको स्टार्ट करने से पहले देख लो क्या उसमें रिस्क क्या है, उसके बाद आप लीप, छलांग लगाओ। तो लुक बिफोर यू लीप, यानी कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व देख लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। क्लियर, क्लियर हो गया। ये इसका मीनिंग भी आपको तैयार हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद 24 पे आ जाते हैं, जिसमें लिखा है कि प्ले डेविल्स एडवोकेट। प्ले डेविल्स का मतलब क्या होता है, शैतान, शैतान का एडवोकेट बनना, शैतान की आवाज। देखिए, एडवोकेट का मतलब वकील, एडवोकेट। और मैंने आपको बताया था रूट वर्ड्स में कि वो जिसमें भी आ जाए उसका मतलब होता है रिलेटेड टू वॉइस। तो शैतान की आवाज बनना, इसका मतलब टू आर्ग्यू, बहस करना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि हमें बहस करना है, अपनी हमें बात मनवानी है, तो हम क्या करेंगे, प्ले डेविल्स एडवोकेट, यानी कि शैतानी बात करेंगे, शैतानी वॉइस किसी से उसी का सहारा लेंगे। तो शैतानी आदत या शैतानी आवाज की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब हम किसी से आर्गुमेंट करते हैं, किसी को गाली गलौज, किसी की बात ना माने, किसी ऊंची आवाज बात करें, तो क्या कहते हैं, शैतानी तो हम कर ही रहे हैं, यानी कि हम अच्छे चीज की तरफ, अच्छे रास्ते की तरफ नहीं है। तो क्या कह दिया, प्ले डेविल्स एडवोकेट। क्लियर। आर्गुमेंट में क्या होता है, हम लोग वॉइस का यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं, वोक से। यहाँ पे क्लियर हो रहा है इसकी मीनिंग, डेविल मतलब खराब वर्ड्स, आर्ग्यू, बहस करना। नेक्स्ट, टेक रेन चेक। टेक रेन चेक मतलब वर्षा हो रही है या नहीं हो रही है, एक बार जाके देखो, टेक रेन चेक। तो अब अगर हम कोई चीज कह दें टेक ए रेन चेक, तो आपने देखा होगा जब भी क्रिकेट मैच आता है, वर्षा होने लगती है, तो हम क्या कहते हैं, देखो भैया बारिश रुकी कि नहीं, डिले हो रहा है काम में, मैच शुरू होना चाहिए। लेकिन अगर बारिश ना रुके तो हम क्या कहते हैं, अब हमारा जो मैच था वो पोस्टपोन हो गया है, एक रिजर्व डे हमारे पास है, आज फाइनल नहीं होगा, अब कल होगा। यानी कि जब हम पोस्टपोन ए प्लान करते, किसी काम को स्थगित करते, तो उसको क्या कह सकते हैं, टेक रेन चेक, कि कहीं बारिश तो नहीं आ रही है। तो बारिश आने से क्या हो जाती है, चीजें डिले हो जाती हैं। He asked me whether I would like to have dinner with his family, but I had a thing, so I said rain check. Take it with a grain of salt. Take it with a grain of salt. ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब ये हुआ, देखिए सॉल्ट तो पहले से बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, उसका भी एक दाना, उसका भी एक ग्रेन चुन लो तो कितना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो डोंट टेक इट टू सीरियसली, कि इस चीज को, और इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, तो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि ये क्या है कि एक ग्रेन के अकॉर्डिंग आप इसको कंसीडर करो, किस चीज का है, नमक का, तो उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, वो बहुत ही तुच्छ होगा।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा है, शी टेल्स ग्रेट टेल्स बट वी टेक वट एवर शी सेज विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है, लेकिन हम उस कहानियों को कैसे कंसिडर करते हैं, जैसे कि वो तुच्छ हो, बिल्कुल उनका कोई महत्व ना हो। द नेक्स्ट इज लाइक ए केक वॉक। आपने एक इडियम, एक मुहावरा सुना होगा, ए पीस ऑफ केक, सुना है कि नहीं, जिसका मतलब होता है वेरी इजी, बहुत ही आसान। इट इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि मैंने किसी ने कहा कि अरे ये जो आप स्टिक देख रहे हो इसको बैलेंस कर लोगे अपने हाथ पे, मैंने कहा इट इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी, मेरे लिए बहुत आसान है। इन द सेम मैनर लाइक ए केक वॉक, केक से रिलेट कर दिया कि केक वॉक की तरह है, मेरे लिए केक की तरह है, हलवे की तरह है कि हम उसको रख के खा जाए तुरंत, बहुत आसान है। सो इजी टास्क एवरीवन टुक आवर्स टू राइट द कोड बट अदनान नहीं, एडम डिड इट लाइक ए केक वॉक। एडम ने बहुत आसानी से कर दिया। Now the next is Pennywise and Pound Foolish। पेनी का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा पैसा या सिक्का, छोटा सा कॉइन, स्मॉल कॉइन। पाउंड क्या होता है, जैसे डॉलर होता है वैसे पाउंड होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे हम कहें पैसा वाइज, पैसा तो वाइज है, लेकिन जो हमारा रुपए है, रुपी, वो फुलिश हो गया। समझ में ये आ रहा है कि जब हम छोटा काम करते हैं जिसमें पैसा लगना है कम, उसको तो हम बहुत अच्छे से निभाते हैं, वाइजली निभाते हैं, जिसमें पैसा कम लगता है। लेकिन जब जहां पे ज्यादा पैसा खर्चा करने की बात आती है तो हम गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है केयरफुल इन ट्रिवियल मैटर्स, छोटे कामों में बहुत देख समझ के पैसा लगाना, लेकिन जब बट वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेगेंट इन लार्ज मैटर्स, जब भी बड़े की बात होगी, बड़ी चीजों की बात होगी तो हम उसमें ज्यादा पैसा लगा देंगे, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। देखो इसने क्या लिखा, दैट मैन ईट्स रामेन नूडल्स, वो मैन जो है रामेन नूडल्स खाता डेली, देखो डेली फॉर डिनर, बट फॉर हिज डॉग, लेकिन डॉग के लिए ही थ्रोज ए बिग पार्टी। जब भी डॉग की बात होती है वो पार्टी देता है, यानी कि जहां पर पैसा नहीं लगाना चाहिए वहां पे लगाता, जहां पे लगाना चाहिए वहां नहीं लगाता ना। तो ये एक सिचुएशन के लिए हम लोग कहते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। द होल 9 यार्ड्स, मान लो 9 यार्ड्स हमने बना दिए और सबको ले लिया, द होल 9 यार्ड्स, यानी कि एवरीथिंग ऑल द वे, सब कुछ कंसीडर करना। मैंने कहा, किसी ने पूछा कि हमको कितनी चीजें यहां पे कंसीडर करनी चाहिए, तो मैंने कहा द होल 9 यार्ड्स, मतलब क्या हुआ, सभी के सभी, एक भी बिना छोड़े आपको क्या करना है, सबको कंसीडर करना है। तो आप कह सकते हो द होल 9 यार्ड्स। क्लियर? द होल का मतलब भी तो क्या होता है, पूरा, इसको आप पूरे से रिलेट कर सकते हो, द होल लिखा है ना। नेक्स्ट इज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। जैसे कि समझ में आ रहा, बाइट ऑफ का मतलब क्या है, काट लेना। मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब क्या है, जितना आप चबा सकते हो, खा सकते हो, उतना ज्यादा तोड़ लेना। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब बर्गर की बात करें, पिज्जा की बात करें, मुंह इतना बड़ा खोलते पूरा भर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, मुंह भर जाता है, चबाने के लिए स्पेस नहीं बचता। तो कहता है कि भैया उतना ही आप काटो, या जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, इन द सेम मैनर। तो क्या कह रहा है, टेक ऑन डिफिकल्ट वर्क दैट इज बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज, यानी कि अगर आप उतना नहीं कर सकते हो तो उतना काम मत लो। टेक ऑन डिफिकल्ट वर्क, आपने वर्क तो ले लिया, कोई काम ले लिया, लेकिन आप उसको निभा नहीं पा रहे हो, तो क्या कहेंगे, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, राइट। नेक्स्ट, प्ले बाय द ईयर। प्ले बाय द ईयर, ऐसा सोचो, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। एक और प्ले का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे गिटार को प्ले करना। जैसे मान लो हमने कहा ये हम स्पीकर लेकर आए, बड़ा सा, ये देखो भाई स्पीकर लेकर आए। अब हमें इसे प्ले करना चाहिए था, किसी भी चीज को या गाने को, सॉन्ग को प्ले करना चाहिए था स्पीकर से, लेकिन हमने प्ले किससे किया, कानों से अपने। या ये कुछ ऐसा ही है कि हमें चाहिए था एक लाउड स्पीकर, माइक चाहिए था, लेकिन हमने अपने मुंह का सहारा लिया, हमने स्पीकर का सहारा नहीं लिया, हमने सिंपली ऐसे गैदरिंग को एड्रेस किया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने चीज़ों को इम्प्रोवाइज किया, यानी कि बिना सोचे समझे चीज़ों को हमने, जैसे आप इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कई क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो शॉट्स को इम्प्रोवाइज करते हैं, मतलब
सोचा समझा नहीं होता। जैसी बॉल आती है वैसे आप रिवर्स स्वीप खेलते हो या पुल लगा देते हो, जैसी बॉल आए वैसी बिना सोचे समझे आपको शॉट अगर मारना है तो क्या कहते हैं, इम्प्रोवाइज कर दिया आपने, या पूरा अपना स्टैंड आपने चेंज कर दिया। आप लेफ्ट हैंडर हो, आप राइट हैंडर बन जाओ तो वो भी क्या कहलाता है कि आपने शॉट कम पे आपने इम्प्रोवाइज किया। यानी कि बिना किसी तैयारी के, भाई तैयारी होती आपको गाना प्ले करना होता, आप लाउड स्पीकर लेके आते। अब अगर आपको प्ले करना है बिना किसी तैयारी के तो हम कह देंगे चलो हमने कान हमारे स्पीकर बन गए, है ना, हमने कान से प्ले कर दिया। इसका मतलब यहाँ बिना तैयारी कोई चीज बोल दी, राइट। नेक्स्ट इज पुट समथिंग ऑन आइस। पुट समथिंग ऑन आइस, क्या मतलब हुआ इसका? किस चीज को जब आइस पे रख दोगे बेटा, अगर ये आइस है मान लो, किसी चीज को यहां पर रख दे जम जाएगी ना, यानी कि होल्ड हो जाएगी, एक जगह फिक्स हो जाएगी। टू पुट समथिंग ऑन होल्ड, किसी चीज को रोक देना, होल्ड पर रख देना, कहलाता है पुट समथिंग ऑन आइस। अब यहां पे जैसे एग्जांपल लिखा हो, एज पर द बॉस ऑर्डर माइकल हैज पुट हिज पर्सनल मैटर्स ऑन आइस। अपने पर्सनल मैटर्स जो हैं उसने होल्ड पर रख दिया, वो बीच में लेके नहीं आएगा, ये कहना चाहता है। नाउ द नेक्स्ट इज गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अच्छा आप देखें, अक्सर घरों में क्या होता है, जब मेहमान आते हैं तो कहां पर बैठे जाते हैं, ड्राइंग रूम में। और आमतौर पे जो ड्राइंग रूम होता है वो बिल्कुल आगे का पार्ट होता है घर का, जहां से घर शुरू होता है, यानी शुरुआत। और शुरुआत को हम लोग ये भी बोलते हैं फ्रॉम द, एक और मुहावरा है, फ्रॉम द स्क्रैच। स्क्रैच, राइट, फ्रॉम द स्क्रैच बताता है शुरुआत से कोई चीज। गो बैक यानी वापस जाओ, इसका मतलब शुरुआत से तुरंत कोई काम करो। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या है, ड्राइंग रूम से याद आ जाएगा कि पहले वाले कमरे में जाओ, यानी कि फिर से आओ, उसके बाद तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट ओवर, किस चीज को दोबारा से कोई काम करना, कह रहा था गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट, कॉल इट, कॉल नहीं, कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे, लेट्स कहते हैं ना, लेट्स कॉल इट ए डे, चलो इसे एक दिन बुलाते हैं। यानी कहने मतलब आपने देखा टेस्ट मैच में 5 दिन का टेस्ट होता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। कभी कभी क्या होता है, बारिश हो जाती, जब बारिश हो गया तो यानी कि ओवर्स यहाँ पे खत्म हो गए, तो हमने कहा जो खेल हमारा यहीं पर समाप्त करो, तो कहते हैं चलो इसको बनाते हैं कॉल इट ए डे, मतलब ये दूसरा दिन हो गया, ये तीसरा दिन हो गया, यानी कि यहीं पर समाप्त हो गया। तो स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, यानी कोई काम अगर आप रोक दें तो क्या कहलाएगा वो, कॉल इट ए डे। अब एक दिन कंप्लीट हो गया, अब इसको बाद में करना, क्लियर। नेक्स्ट, बीट अराउंड या बीट अबाउट द बुश का मतलब ये होता है, बुश का मतलब झाड़ियां होती हैं, उसके आसपास आपको टहलना, झाड़ियों के पास। इसका मतलब ये हुआ कि आप निरर्थक काम कर रहे हो, यानी कि आप मेन पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हो, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। बीट, यू आर बीटिंग अराउंड द बुश और अबाउट द बुश, यानी कि हमने कहा कम टू द मेन पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बुश। यानी कि आप, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई बुश से हमारा क्या लेना देना है, कि वो तो अमेरिका में थे ना, तो हम कहते हैं कि भैया बुश के बारे में बात मत करो, है ना, अपनी बात बताओ, अपने इंडिया के बारे में बात बताओ, फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, ये सब बात, अपने इंडिया को कैसे सुधार सकते हो वो बात बताओ। तो मैंने कहा बीट अराउंड द बुश, डू नॉट बीट अराउंड द बुश, कम टू द मेन पॉइंट, क्योंकि हम इंडिया से तो इंडिया के बारे में सोचेंगे ना, ये थोड़ी सोचेंगे हाँ किसकी वार चल रही है। अरे भाई अक्सर हम लोग देखते हैं, न्यूज़ चैनल पे आता है, सोशल मीडिया पे आता है कि वहाँ वॉर चल रही है, तो कहते हैं आई सपोर्ट दिस कंट्री, आई सब लोग अपना डिवाइड कर लेते हैं, मैं इस कंट्री को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इस कंट्री को। अरे भैया अपने कंट्री को कौन सपोर्ट करेगा। टू टॉक अबाउट अननेसेसरी थिंग्स, यहां पे लिखा है 36, बी इन टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर का मतलब यहां पर यह है कि एक मुश्किल सिचुएशन में फंस जाना। देखो, बीइंग इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे हम कह दें कि बॉस स्ट्रिक्ट है, ये भी कह सकते हैं बॉस हमारा बहुत टाइट है, यानी कि हमें मौका नहीं देता है, स्ट्रिक्ट है, यानी कि हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या कह दिया, आई मीन टाइट कंडीशन, टाइट कॉर्नर का मतलब क्या, डिफिकल्टी में हूं, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, 11वें घंटे में, यानी कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे। आप देखिए ड्यूटी 8 घंटे की होती है मोस्ट ऑफ द केसेस, कहीं कहीं ड्यूटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाती है 8 to 12 घंटे की ड्यूटी हो जाती है, यानी कि हमने सारे घंटे वेस्ट कर दिए, 1 2 3 4 5, सुबह से आ रहे हैं इधर उधर टहल रहे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 11वां घंटा होता है
और आपने देखा कि उसके बाद नियर टू क्लोज है, मतलब क्लोज करने का वक्त आ गया, उस समय जागे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं कोई काम एट द 11th, और मतलब एकदम लास्ट में, एट द लास्ट मोमेंट। क्लियर? ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वान सॉन्ग, यानी स्वान को हम लोग बोलते हैं हंस, हंस का गाना, हंस का गाना। एक कहानी बनाएंगे, क्योंकि ये चीज से कई लोग, एंशिएंट लोग मानते हैं कि जब हंस मरने वाला होता है तो एक सुंदर सा गाना, ब्यूटीफुल आवाज में गाना गाता तब मरता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक अंतिम परफॉर्मेंस, अगर कोई भी कलाकार एक परफॉर्मेंस देने के बाद मर जाए तो वो उसका क्या बन जाता है? स्वान सॉन्ग बन जाता है, अंतिम सॉन्ग, यानी उसके बाद वो मर जाएगा। द लास्ट पीस ऑफ वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट बिफोर हिज हर डेथ, मरने से पहले का, ठीक पहले का जो उसका एक प्ले है या ड्रामा है या नाटक है या कह सकते हैं उसका वर्क है, पीस ऑफ आर्ट है, तो क्या कहलाएगा? स्वान सॉन्ग कहलाएगा। नेक्स्ट, वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड से हम रिलेट करेंगे एनिमल को, और कौन सा एनिमल? वाइल्ड एनिमल। आपने देखा होगा वाइल्ड एनिमल बहुत फास्ट होते हैं, वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं? बहुत फास्ट होते हैं। अगर उनके पीछे दौड़ो तो क्या होगा? आपकी हालत खराब हो जाएगी, थक जाओगे, पकड़ नहीं पाओगे, निकल जाएगा, है? तो वाइल्ड गूज चेज, चेज का मतलब क्या? पीछा करना। फ्यूटाइल चेज का मतलब क्या हुआ? निरर्थक, जिससे कुछ भी हमको हासिल नहीं होने वाला है, वो होता है फ्यूटाइल चेज। यानी किस चीज के पीछे भागना जब हमें पता हो कि वो निरर्थक है, उसका कोई परिणाम ना आने वाला है, वाइल्ड गूज चेज कहलाता है। क्लियर? हाँ, नाउ द नेक्स्ट इज, आज हम लोग 40 इडियम्स ही डिस्कस करेंगे। यहां पे लास्ट इडियम हमारे सामने है, इसको बरी नहीं पढ़ते, इसको बेरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? बेरी, बेरी का पेड़, बेरी। बेरी द हैचेट, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, ठीक है, कह रहा है। और बेरी का मतलब होता है दफनाना। इंडियन प्रोनाउंसिएशन में तो इसको बरी बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में अगर देखा जाए तो इसको बेरी बोलते हैं। तो कुल्हाड़ी को किसी ने अगर दफना दिया, कुल्हाड़ी से क्या करते हैं? कुल्हाड़ी से वैसे तो पेड़ काटते हैं, लेकिन अगर उसको दफना दिया यानी कि आप आक्रमण नहीं करोगे, यानी अब आपने कसम खा ली कि हम किसी से कोई लड़ाई नहीं करेंगे, ना तो पेड़ काटेंगे, अब हम बिल्कुल शांत रहेंगे अपनी जिंदगी में। तो एंडिंग ए क्वारल टू मेक पीस, यानी कि हम शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, अब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, तो बरी द हैचेट हो जाएगा। माई फादर buried the hatchet by equally dividing the pasta between me and my sister। तो यहाँ पर हालांकि ये bury the hatchet वो बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों के लिए कहते हैं कि हाँ घर में लड़ाई हो रही है पास्ता के पीछे, मैगी के पीछे, तो हम कहते हैं कि हाँ सेटल डाउन करते हैं हम चीज़ों को, तो क्या कहते हैं हमने अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, bury the hatchet कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हम लोग अक्सर इसका यूज़ करते हैं, इस idiom का, वॉर्स के लिए, अक्सर वॉर्स के लिए, कि bury the hatchet, यानी कि अब किसी ने युद्ध विराम, सीज द फायर, किसी ने युद्ध विराम कर दिया, वो आगे लड़ाई नहीं करेगा, तो उसको पीस को स्थापित करने के लिए bury the hatchet वर्ड का यूज किया जाता है। तो उम्मीद है ये 40 के 40 इडियम्स आपको एकदम से याद हो गए होंगे, अब आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे, मेरा वादा है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा और सही से पढ़ा होगा स्टोरी बना के, तो यही तो फायदा है निमोनिक टेक्निक का। जब आप स्टोरी बनाते हो, चीज़ों को रिलेट करते हो, आपके दिमाग के लिए आसान हो जाता है चीज़ों को रिकॉल करना। मिलेंगे अगले लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ, MCQ क्वेश्चंस के साथ जो एग्जाम में आता है, उसमें आपकी नॉलेज को चेक करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।